बेटा मई जून 24, पेपर 23 करेंगे, 21 22 हम लोग कर चुके हैं, तो मई जून के सारे निपटाएंगे पहले। आज सेक्शन बी कर रहे हैं हम लोग, सही है। देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है फ्रॉम 2030 मोस्ट न्यू कार प्रोडक्शन इन द यूके विल बी ऑफ इलेक्ट्रिक कार्स। 2030 में जाके जो आपकी मेजोरिटी कार प्रोडक्शन है वो इलेक्ट्रिक गाड़ियों की होगी। किसकी होगी वो? इलेक्ट्रिक गाड़ियों की होगी आपके पास, ठीक है। अब जब आगे सवाल में देखो क्या कह रहा है, एक्सक्लूडिंग द प्राइस ऑफ इलेक्ट्रिक कार्स एक्सप्लेन द डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स का मतलब क्या होता है? फैक्टर्स। कहता है एक्सप्लेन द डिटर्मिनेंट्स of demand for electric cars and consider which of these determinants is likely to be of greatest significance at the present time। कहता है जी 2030 में जाके इलेक्ट्रिक गाड़ियों की जो है वो हमारे पास प्रोडक्शन वगैरह बढ़ जाएगी। कहता है प्राइस के अलावा, प्राइस के अलावा, प्राइस के अलावा मुझे डिटर्मिनेंट्स बताएं जो कि इलेक्ट्रिक कार की डिमांड को अफेक्ट करता है, और ये कंसिडर करें कि कौन सा डिटर्मिनेंट आपके लिए ग्रेटेस्ट सिग्निफिकेंस का है। ग्रेटेस्ट सिग्निफिकेंस का मतलब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब देखो बेटा, आप लोगों ने फैक्टर्स क्या क्या पढ़े हैं डिमांड के? इनकम पढ़ी हुई है, एडवर्टाइजिंग, टैक्सेस, वेदर, टेस्ट, फैशन वगैरह। अब सवाल की नौयत को देखें, उसने कहा है इलेक्ट्रिक कार्स। बेटा इलेक्ट्रिक कार के अंदर वेदर तो काम नहीं करेगा, ट्रेंड काम करेगा। वेदर तो नहीं काम करेगा ना भाई, सर्दियां है तो इलेक्ट्रिक कार चलाओ, गर्मियां है तो डीजल कार चलाओ। और पॉपुलेशन और कंज्यूमर प्रेफरेंस, ठीक है, फैशन, ट्रेंड। यहाँ पर बराए मेहरबानी, बराए मेहरबानी सवाल को पढ़ लिया करें कि सवाल की नौयत क्या है। अंधाधुन आंसर ना लिखा करें, ठीक है। हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं टैक्सेस। सब्सिडी बेटा सप्लाई को अफेक्ट करती, डिमांड को अफेक्ट नहीं करती, ठीक है। आप जरा देखो आंसर क्या कह रहा है। सबसे पहले आपने डिफाइन किया डिमांड, AO1 नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, कितने मार्क्स? 3 मार्क्स। सबसे पहले आपने क्या किया भाई? सबसे पहले आपने डिफाइन किया कि डिमांड क्या होती है, सही है। उसके बाद आपने एटलीस्ट 3 फैक्टर्स की बात करनी। वो 3 फैक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं जो आपने बताया सर? इनकम हो गया, एडवर्टाइजिंग हो गया, टैक्सेस हो गए, फैशन हो गया, ट्रेंड हो गया, एडवर्टाइजिंग, हाँ, सब्स्टिट्यूट्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री, वेरी गुड, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। बेटा सब्स्टिट्यूट के अंदर क्या गेम चलेगा? डीजल कार या पेट्रोल कार। कॉम्प्लीमेंट्री में क्या चलेगा? इलेक्ट्रिसिटी। समझ रहे हैं? पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी आ सकता है सब्स्टिट्यूट्स के अंदर। तो बेटा सवाल की नौयत को समझें, आपने एटलीस्ट 3 फैक्टर्स बताने हैं जो आपकी डिमांड को अफेक्ट करते हैं। जब आप 3 फैक्टर्स उसको बता देंगे, वो कहाँ पे चला जाएगा? नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। फिर जब आप उनको एक्सप्लेन करने जाओगे और ये कैसे शिफ्ट लेके आते हैं आपकी मार्केट के अंदर डिमांड में, वो किस में चला जाएगा? एनालिसिस में। भाई अब मैं इस तरह कहूँ कि यार अगर हम लोग एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं, गवर्नमेंट कह रही है ना इलेक्ट्रिक कार्स बनानी है, भाई यहाँ पर हुआ ये कि क्योंकि मुल्क में पोल्यूशन बहुत है, ग्लोबल वार्मिंग बहुत है, तो उस ग्लोबल वार्मिंग को रिड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट इज फोकसिंग ऑन इको फ्रेंडली कार्स, जो हमारे पास कौन सी हैं? इलेक्ट्रिक कार्स। एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं, कंज्यूमर को बार बार बता रहे हैं इसके बेनिफिट्स। जब वो इसके बेनिफिट्स बता रहे होंगे तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि उनके पास नॉलेज आएगी और उनकी डिमांड क्या हो जाएगी? बढ़ जाए। समझते हैं बात को? क्लियर है पूरी कहानी? आपने यहाँ पे डायग्राम बना दी, आपने डिमांड में शिफ्ट शो कर दिया। सेम प्राइस पे पहले के मुकाबले में आपकी डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी, और आपके पास जो है वो कंजम्पशन बढ़ जाएगी। एक सेकंड रुकिएगा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
आप लोगों ने क्या किया, आप लोगों ने डिमांड को शिफ्ट दिखाया, सेम प्राइस पे आपका डिमांड राइटवर्ड चला गया। अब देखो इधर इक्विलिब्रियम बनाने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं? क्योंकि उसने मार्केट इक्विलिब्रियम की बात नहीं की आपसे। देखो मेरा ये नॉलेज भी हो गया, मेरा एप्लीकेशन भी हो गया, मेरा एनालिसिस भी हो गया, सिंपल कहानी यहाँ पे एंड हो गई है। बात आती है किधर, जहां पे आप लोग भंड मारते हैं। देखो हर कंट्री का निजाम अलग होता है, हर कंट्री में डिफरेंट तरह के लोग रह रहे होते हैं, हर कंट्री में डिफरेंट कंज्यूमर प्रेफरेंस होती है। मेरी इवैल्यूएशन को पढ़िएगा। नॉट ऑल नॉन प्राइस फैक्टर्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट। मैंने कहा जी हर नॉन प्राइस फैक्टर इक्वली इंपॉर्टेंट नहीं है। गवर्नमेंट सपोर्ट एंड एनवायरमेंटल अवेयरनेस आर लाइकली टू हैव द बिगेस्ट इम्पैक्ट इन मेनी कंट्रीज टुडे। कि जी गवर्नमेंट की अवेयरनेस, एनवायरमेंटल अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। However, the most important factor can vary over time and across countries depending on income levels, infrastructure and policy support. ये भाई कौन सी चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये डिपेंड करेगा इन सारी चीजों पे। भाई सोचने वाली बात है ना, अगर जैसे मैं मैरिड गुड की भी बात करता हूँ, आपके पास बेइंतहा पैसा है लेकिन आप जाहिल हैं, आपको पता ही नहीं है कि एजुकेशन की इंपॉर्टेंस क्या है, तो आप कभी भी एजुकेशन में पैसा स्पेंड करेंगे? इस पॉइंट पे एडवर्टाइजिंग जरूरी है। आपके पास नॉलेज है, आपको पता है कि एजुकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, बट द प्रॉब्लम इज कि आपके पास पैसा नहीं है, तो इस पॉइंट पे गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? पॉलिसीज लगाए, जैसे कि सब्सिडीज दे, स्टेट प्रोविजन करे, इस तरह की पॉलिसीज। तो इट डिपेंड्स अपॉन कि यार हमारे लिए करंट टाइम में क्या चीज इंपॉर्टेंट चल रही है। The impact of non-price factors on demand depends on a country's specific conditions, with some factors becoming more important than others over time. कहता है जी कि हमें ये जो इम्पैक्ट है नॉन प्राइस फैक्टर का, ये डिपेंड करता है डिमांड पे, ऑन अ कंट्री स्पेसिफिक कंडीशन, के कंट्री की स्पेसिफिक कंडीशन पे डिपेंड करता है, विथ सम फैक्टर्स बिकमिंग मोर इंपॉर्टेंट देन अदर्स ओवर टाइम। कि मेरे हिसाब से कोई फिक्स ऐसा एक फैक्टर नहीं है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भाई चेंज होते रहेंगे, इकोनॉमिक कंडीशन के हिसाब से वेरी करते रहेंगे, कभी भी एक ही फैक्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। समझे बात को? क्लियर है? क्या कह रहे हैं? हाँ, तो बेटा प्रेजेंट टाइम के हिसाब से आपको अपने हिसाब से लिखना पड़ेगा ना। हाँ, हाँ कि आपको अभी के हिसाब से ये देखना पड़ेगा कि क्या मसला चल रहा है आपके मुल्क में, उस हिसाब से आपको कंडीशन लगानी। समझे? अगले क्वेश्चन पे आओ। सर सब्स्टिट्यूट कॉम्प्लीमेंट्री अगर लिखेंगे तो एक्ससीडी को मेंशन करेंगे? बिल्कुल भी मेंशन नहीं करेंगे, एक्ससीडी का सवाल नहीं है ये। दे सकते हैं एग्जांपल्स। कैन कंज्यूमर्स इन डेवलपिंग कंट्रीज फोकस मोर ऑन एनर्जी प्राइसेस एंड इनकम? बेटा ये पहले देखना पड़ेगा कि डेवलपिंग इकोनॉमी का है कि नहीं। ये डेवलपिंग इकोनॉमी का नहीं है क्योंकि यूके के बारे में बात कर रहे हैं, तो इस पॉइंट को जाने। पार्ट बी पे आओ। असेस assess whether cross elasticity of demand is likely to be more important in determining the demand for electric cars than income elasticity of demand. बेटा XCD वर्सेस YD का क्वेश्चन है, 12 मार्क का सवाल है। किस तरह सिखाया था? XCD की नॉलेज, YD की नॉलेज, नॉलेज हो गई। XCD के बेनिफिट, XCD के ड्रॉबैक, इंडिविजुअल बेनिफिट ड्रॉबैक, YD के बेनिफिट, YD के ड्रॉबैक, इंडिविजुअल बेनिफिट ड्रॉबैक, AO2 तक खत्म। कंपैरिजन करो डिपेंडिंग अपॉन इलेक्ट्रिक कार्स, इवैल्यूएशन में चले गए आप लोग। मेरे हिसाब से ये चीज बेस्ट है। कंक्लूजन हो गया आपका, 12 मार्क आपके एंड हो चुके। अब यहाँ पे आओ जरा, फोकस आपका इलेक्ट्रिक कार्स के ऊपर ही होना चाहिए। सही है? डिफाइन एक्सीडी फॉर्मूला, मेंशन क्लोज वीक सब्स्टिट्यूट, ये नॉलेज की बात है। बेनिफिट्स क्या क्या आ जाएंगे कि यार ये सब्स्टिट्यूट्स हमें आइडेंटिफाई कर देता है। अब सब्स्टिट्यूट आइडेंटिफाई करने का मतलब गाड़ी पेट्रोल वाली, डीजल वाली, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बस ट्रांसपोर्ट। अच्छा अब मेरा मशवरा है कि पार्ट ए में जो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स वाला कॉन्सेप्ट है वो मत लिखिएगा, क्योंकि पार्ट बी में सेम क्वेश्चन आ रहा है, रिपीटेशन हो जाएगी, मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है? तो पार्ट ए में इनकम, डायरेक्ट टैक्सेस, एडवर्टाइजिंग, इनके बारे में बात करें, लेकिन क्लोज एंड वीक के बारे में बात ना करें, सब्स्टिट्यूट कॉम्प्लीमेंट्री और नॉर्मल इंफीरियर के बारे में भी बात ना करें। तो कभी कभार सेम चीज पार्ट बी में भी आ जाती है, तो पार्ट बी को भी पढ़ लिया करो। सब्स्टिट्यूट्स के बारे में बताया कि जी हमें सब्स्टिट्यूट पता चलते हैं, और क्या बेनिफिट है, हम उसके हिसाब से प्राइसिंग स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड को यूज करते हुए डीलिंग कर सकते हैं। भाई मैंने एक
ऑडी ने फॉर एग्जाम्पल, ऑडी ने शेल के साथ डील कर ली कि भाई मैं इलेक्ट्रिक कार बनाऊंगा, तुम उनको स्टेशन देना चार्जिंग के लिए, तो जो भी पैसा होगा आधा आधा बांट लेंगे। मैं वहां पे कोई ना कोई डिवाइस लगा दूंगा कि शेल के पंप के अलावा कहीं और पे गाड़ी चार्ज हो ही नहीं सकती। समझ रहे हैं बात को? इस तरीके से जा रहे हैं, सफर तो कर जाए। इस तरह से आप यहाँ पे बेनिफिट्स की बात कर सकते हैं, ठीक है, स्ट्रैटेजीज बन सकते हैं। लिंक विद कॉम्प्लीमेंट फॉर कार चार्ज, ठीक है। हाउएवर एक्यूरेसी प्रॉब्लम, एक्यूरेसी प्रॉब्लम क्या है कि भाई हमें तो नहीं पता ना कि बीएमडब्ल्यू क्या डिसीजन लेने वाला है। भाई बीएमडब्ल्यू भी इलेक्ट्रिक कार बनाता है, ऑडी भी बनाता है। अब ऑडी किस तरह डिसाइड करेगा कि बीएमडब्ल्यू का नेक्स्ट स्टेप क्या है, जब तक बीएमडब्ल्यू बताएगा ही नहीं मार्केट वालों को। सही है। सेकंड, कंज्यूमर परसेप्शन। कंज्यूमर का परसेप्शन क्या है कि भाई लोग कहते हैं कि इलेक्ट्रिक कार्स में इतना मजा नहीं आता, पेट्रोल कार में या डीजल कार में ज्यादा मजा आता है, क्योंकि डीजल जब आप यूज करते हैं वो बड़े बड़े सामान वगैरह उठाने का काम आता है, ठीक है, उसके अंदर पावर ज्यादा होती है। तो लोग कहते हैं कि नहीं जी हमें इलेक्ट्रिक कार, जैसे कई लोग बोलते हैं जी मैनुअल गाड़ी हमें पसंद है, ऑटो नहीं पसंद। परसेप्शन है ना हर बंदे का। परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स आर डिफिकल्ट टू फाइंड, मतलब आप एग्जैक्ट सेम चीज नहीं फाइंड आउट कर सकते दूसरों से। और जो आपकी बात थी कॉन्फ्लिक्ट्स वाली, लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं। मार्केट में शेयर मेंटेन करना, कैसे? और जैसे कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट करना सब्सिट्यूट्स को बहुत मुश्किल होता होगा ना कॉज। और अगर हम कॉम्प्लीमेंट्री की बात करें तो हमें लाइक दूसरे प्रोड्यूसर के ऊपर डिपेंडेंट रहना होता है। मतलब डिपेंडेंसी इश्यूज आ सकते हैं अगर हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की बात करते हैं, तो डिपेंडेंसी इश्यूज आ सकते हैं, यहाँ पे एक ड्रॉबैक बन सकता है, सही कह रही है। चल लेकिन कंज्यूमर परसेप्शन अलग हो तो ये एक्सीडी की लिमिटेशन क्यों है? क्योंकि बेटा एक्सीडी आपको ये नहीं बताता ना कि कंज्यूमर चाहता क्या है। ये कौन बताता है? ये वाईडी एक तरीके से आपको बता रहा होता है। लड़ाई कैसे भाई? कॉन्फ्लिक्ट्स आ गए, जो मैंने आपको डीवीडी प्लेयर और डीवीडी की एग्जांपल दी थी, यहाँ पर आप उसको गाड़ी और स्टेशन के साथ लिंक कर लो, ठीक है। अगर मैं वाईडी पे जाऊं, वाईडी का फॉर्मूला, वाईडी के बेनिफिट्स, वाईडी की ड्रॉबैक्स, कि भाई आपको इकोनॉमिक लाइफ साइकिल से पता चलता है कि कंज्यूमर अफोर्ड कर भी सकता है कि नहीं कर सकता, बूम चल रहा है, रिसेशन चल रहा है। वाईडी इज यूज फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। भाई अगर आज बूम है तो अन करीब आगे आने वाले एक साल तक बूम ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि आज बूम है तो परसों रिसेशन में चले जाएंगे। समझ रहे हैं बात को? तो वो एक लंबा ट्रेंड आपको बता रहा होता है। मार्केट सेगमेंटेशन में काफी ज्यादा हेल्प करता है। बिजनेस स्टडीज आप सबके पास है, आप लोगों ने नीश मार्केट का नाम सुना होगा, मार्केट सेगमेंटेशन का नाम सुना होगा। वहां पर आपने एक कॉन्सेप्ट ये भी पढ़ा होगा कि हम इनकम के हिसाब से भी अपनी मार्केट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जैसे रोलेक्स है, वो कहता है जी मैं अमीर लोगों के लिए घड़ियां बनाऊं। समझे बात को? तो मार्केट सेगमेंटेशन आप यहाँ पे इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं। आप इलेक्ट्रिक कार्स बनाएं, महंगी गाड़ियां बनाएं, महंगे लोगों को बेचें। हाउएवर instability of income, different spending pattern, ignore non price factors। भाई बात सुनो, हर बंदे की इनकम सेम तो नहीं रहती, तो हाउस होल्ड का हर बंदे का स्पेंडिंग पैटर्न डिफरेंट है। भाई एक बंदे के लिए हो सकता है एक मोबाइल फोन नॉर्मल हो, दूसरे बंदे के लिए वही मोबाइल फोन इंफीरियर हो सकता है ना। फिर क्या लिखा हुआ है? इग्नोर्स नॉन प्राइस फैक्टर या नॉन इनकम फैक्टर, सॉरी, नॉन इनकम फैक्टर्स। जैसे कि आपके पास नेसेसिटी हो गई, आपके पास मौसम हो गया, आपके पास जरूरत हो गई, ये चीजें वाईडी में थोड़ी पता चलती है। वाईडी तो सिर्फ आपको इनकम के हिसाब से बताता है, कंपेरेटर्स के बारे में नहीं बताता, मार्केट ट्रेंड्स के बारे में नहीं बताता। तो ये भी आपके पास एक ड्रॉबैक आ जाए। तीन तीन लिखे में आप दो दो लिख दे बहुत है, लेकिन प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करना है। डायग्राम आप लोगों ने बनानी है। डायग्राम कौन कौन सी बनेगी? नॉर्मल इलास्टिक, नॉर्मल इन इलास्टिक, कॉम्प्लीमेंट्री गुड, क्लोज सब्स्टिट्यूट, वीक सब्स्टिट्यूट, इस तरीके के डायग्राम्स आपकी बने। क्लियर है यहाँ तक? समझ गए बात को? इवैल्यूएशन, द इंपॉर्टेंस ऑफ ईच इलास्टिसिटी डिपेंड्स अपॉन मार्केट सिचुएशन। अब देखो मैं बता रहा हूं किस तरह एक्सीडी को वाईडी में बढ़तरी हासिल है और किस तरह वाईडी को एक्सीडी में बढ़तरी हासिल है। किस तरह देखना भाई, एक्सीडी ज्यादा यूजफुल हो सकता है शॉर्ट रन में, स्पेशली वेयर इलेक्ट्रिक कार्स कंपीट डायरेक्टली विद पेट्रोल और हाइब्रिड कार्स। इससे बिजनेसेस को और गवर्नमेंट को ये पता चलता है कि सब्स्टिट्यूट्स की क्या प्राइस है और हमें क्या चार्ज करना चाहिए। हालांकि वाईडी से हमें क्या पता चलता है? वाईडी बेनिफिशियल कब है? लॉन्ग रन में। एज इलेक्ट्रिक कार्स आर रिलेटिवली एक्सपेंसिव, हो सकता है कि डिमांड गरीब लोगों की एज इंक्रीज ना हो, लेकिन ये आपको बता सकता है कि यार किस बंदे के लिए गाड़ी एक्सपेंसिव है, किस बंदे के लिए गाड़ी चीप है, नॉर्मल इंफीरियर के थ्रू। आगे सुनो, सो वाईडी हेल्प्स बिजनेस एक्सप्लेन
हाउ अफोर्डेबिलिटी अफेक्ट्स डिमांड ओवर टाइम। यहाँ पे मैंने बताया वाईडी को किस तरीके से बर्तरी हासिल है, यहाँ पर मैंने बताया एक्सईडी को किस तरह बर्तरी हासिल है। Also, as prices fall and incomes grow, electric cars may become more of a normal good with high YD. But while the market is still developing, XCD may be more useful for short-term decisions. मैंने कहा कि जब अमीर हो रहे हैं लोग, पैसा आ रहा है सबके पास, तब तो हमें ये बात पता है कि यार इलेक्ट्रिक कार्स मेजॉरिटी पीपल के लिए एक नॉर्मल गुड होंगी, तो वहां पर ट्रेंड सेट करने में मेरे लिए आसानी है। लेकिन अगर हमारे मुल्क, हम लोग डेवलपिंग इकोनॉमी में है या फिर हमारे मुल्क में इतनी ज्यादा ग्रोथ नहीं आ रही, तो हमारे लिए उस टाइम पे एक्सईडी ज्यादा बेनिफिशियल है। रीजनिंग कि भाई मैं मार्केट कंडीशंस के हिसाब से काम कर रहा हूं। अब कंक्लूजन पे आ जाए। इन द करंट स्टेज XCD is likely to be more important for pricing and competition, but long run में कौन important होगा? YD more as electric cars become mainstream and income levels affect demand more directly। ये लॉन्ग रन में जाके जब आपके पास पैसा आएगा, आप और ज्यादा जो है वो कंज्यूमर के साथ घुल मिल सकते हैं, आप उनके हिसाब से काम कर सकते हैं। ये कंक्लूजन अगर आपको समझ नहीं आता, आप कहते हैं नहीं जी एक्सईडी सुपीरियर है, लिख दो, कोई मसला नहीं। आप कहते हैं जी वाईडी सुपीरियर है, लिख दें भाई, कोई टेंशन वाली बात नहीं। समझ गए बात को? क्लियर हो गई है कहानी यहां तक? कोई टेंशन वाली बात तो नहीं है। अफोर्डेबिलिटी वाला पॉइंट फिर बता दें, गोल्ड में जो है ये वाला, बेटा वाईडी आपको ये बता रहा होता है कि आपकी इनकम के हिसाब से आपकी डिमांड किस तरह रिएक्ट करेगी ना ओवर टाइम। तो लॉन्ग रन में जाके अगर आप कंटिन्यूसली बूम में चल रहे हैं, तो हमारे प्रोड्यूसर्स को ये इंडिकेशन मिलती है कि यार हमारा मेजोरिटी कंज्यूमर बूम में बैठा हुआ है, हाई इनकम अर्नर है, तो वो नॉर्मल गुड की तरफ जाएगा। तो उस हिसाब से आप ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक्ससीडी वाला पॉइंट कौन सा? पैराग्राफ नंबर बताएं, बेटा पैराग्राफ नंबर बताएं। कहता है कि एक्ससीडी आपका कब यूजफुल होगा? शॉर्ट रन में, क्योंकि शॉर्ट रन में जब आप नई चीज इंट्रोड्यूस करवाते हैं, जब आप इलेक्ट्रिक कार्स इंट्रोड्यूस करवाते हैं, तो आपको ये बात का तो पता होना चाहिए ना कि आपका कंपेरेटर कौन है। भाई अगर होंडा को पता ही नहीं होगा कि उसका सबसे बड़ा कंपेरेटर टोयोटा है, और वो होंडा जो है वो जंग मर्सिडीज के साथ कर रहा है, तो क्या वो होंडा को फायदा होगा? नहीं होगा ना। तो आपको सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि आपका कंपेरेटर कौन है, आपका दोस्त कौन है। और वो एक्ससीडी ही आपको आइडेंटिफाई करके देता है, क्योंकि आप शॉर्ट टर्म डिसीजंस उसकी बेसिस के ऊपर लेते हैं। समझ गए हैं बात को? सर डायग्राम से कितनी एक्सप्लेनेशन लिखनी है? ज्यादा नहीं, बस ओवरऑल जनरल सी बता दें एक्सप्लेनेशन। आगे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3, use a production possibility curve diagram to explain how a government in a mixed economy might allocate more resources to consumption। बेटा जब इस तरह का सवाल आता है कि एक्सप्लेन यूजिंग डायग्राम, तो देखो डायग्राम भी तो बुकिश बात ही है। सही है, डायग्राम में तो बुक से ही आप लोगों ने सीखी भी है। तो जब एग्जामिनर इस तरह की बात करता है ना, एक्सप्लेन यूजिंग डायग्राम, 90% ऑफ द टाइम एग्जामिनर उस डायग्राम को AO1 यानी कि नॉलेज में डाल देता है, एनालिसिस में नहीं डालता। एनालिसिस में उसकी एक्सप्लेनेशन आती है। सही है, क्या कह रहे हैं? यूजिंग बीबीसी डायग्राम, मुझे ये बताओ कि एक मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर गवर्नमेंट किस तरीके से रिसोर्सेज को एलोकेट करेगा मोर टुवर्ड्स कंजम्पशन एंड फ्यूअर रिसोर्सेज टू इन्वेस्टमेंट। पहला सवाल का पार्ट क्या था कि गवर्नमेंट कंजम्पशन की तरफ ज्यादा रिसोर्स एलोकेट कर रहा है, इन्वेस्टमेंट की तरफ कम कर रहा है। ये सवाल का पहला पार्ट है आपके पास। एंड कंसिडर अ लिमिटेशन ऑफ दिस अप्रोच टू रिसोर्स एलोकेशन। कहता है जी कि मुझे एक लिमिटेशन भी बता दें। अब मुझे एक बात ये बताओ, इस डायग्राम में शिफ्ट आना चाहिए, मूवमेंट आनी चाहिए, टिल्ट आना चाहिए, क्या क्या मामला होंगे? एक्चुअल एक्चुअल बढ़ना चाहिए। और क्या होगा, मतलब और इसके अलावा क्या हो सकता है? क्या होना चाहिए भाई? शिफ्ट होगा, मूवमेंट होगी, पीछे की तरफ शिफ्ट होगा, आगे की तरफ शिफ्ट होगा, क्या होगा? हाँ भाई इस्माइल, आंसर बताओ ना। मोबाइल में लिखा हुआ है।
शिफ्ट बैकवर्ड्स, मूवमेंट, मूवमेंट। हाँ भाई उजैर, वो अपना सॉरी दयान, मूवमेंट होगी। समीर, सर दोनों। एक्चुअल विल इंक्रीज। हाँ भाई एसन, मूवमेंट होगी। सर पिवटल भी हो सकता है। देखो बेटा बात सुनो, जब भी वो लफ्ज यूज करता है ये वाला, जब भी वो लफ्ज यूज करे एलोकेट, एलोकेट का मतलब होता है कि आप अपनी करंट रिसोर्सेज को किस तरह डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। इसमें कोई शिफ्ट नहीं आएगा, इसमें कोई एक्चुअल पे कोई अफेक्ट नहीं आएगा। जब भी बेटा एलोकेशन की वो बात करता है तो एलोकेशन का मतलब ये होता है, समझे बात को, ये मतलब होता है एलोकेशन। समझ रहे हैं? यहां पर आप लेबलिंग कैसे करेंगे, यहाँ पे कंज्यूमर कैपिटल गुड लिख दें, यहाँ पे कंज्यूमर गुड लिख दें। कैपिटल गुड आपके पास कम हो रहा है और कंज्यूमर गुड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यहाँ पे आओ जरा, उसने क्या बोला था, उसने कहा कि मैं कंज्यूमर से उठ के कैपिटल पे जा रहा हूँ, पहली बार सवाल का पहला पार्ट। फिर उसने कहा कि यार इसका मुझे ड्रॉबैक भी बता दो। सही है, डिफाइन पीपीसी, डिफाइन इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कि भाई ये शेप अगर ऐसा बनता है तो ऐसा क्यों बनता है, ड्यू टू इमोबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस। सही है। आपने कंज्यूमर गुड जो है, कंज्यूमर गुड एक तरफ लिखा, एक तरफ कैपिटल गुड लिखा। कंज्यूमर गुड बढ़ा था ना हमारा, तो आपके पास वाई एक्सिस पे आप लिखते हैं कैपिटल गुड, ठीक है, कैपिटल गुड, और एक्स एक्सिस पे लिख दें आप कंज्यूमर गुड। मर्जी है, वैल्यूज लिखना चाहते हैं लिख दें, मैंने वैल्यूज लिख दी हैं, आपकी मर्जी है। सही है, ए बी लिख दें। सही है। यहाँ पे हो गई नॉलेज, बेसिक इंफॉर्मेशन, बेसिक डेफिनेशन, बेसिक इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, बेसिक डायग्राम। यहाँ पे 3 मार्क्स मिले। इस डायग्राम की एक्सप्लेनेशन आपको किधर मिलेगी, एनालिसिस। आपने उसको बताया कि यार देखो ये चीजें हो गई मेरे पास, अब सवाल ये कि यार ये हो कैसे सकता है, मतलब कंज्यूमर गुड बढ़ेगा कैसे। भाई अगर कंज्यूमर गुड बन रहा है तो उसको बेचना भी तो है। मैं ऐसा क्या करूं कि मेरा कंज्यूमर वो गुड खरीदने पे आमादा हो जाए। तो यहां पर आपने 2 से 3 फैक्टर्स बताने हैं डायग्राम से लिंक करके कि लोग कंज्यूमर गुड क्यों खरीदेंगे। भाई डिफरेंट रीजन हो सकते हैं। आपने कहा टैक्सेस कम हो गए, आप एक्सप्लेन कर दें। आपने कहा कि फिनिश गुड को सब्सिडी मिल गई है, सब्सिडी से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी, प्राइसेस कम होगी, लोग खरीदना शुरू कर देंगे। रिड्यूस गवर्नमेंट सपोर्ट फॉर इन्वेस्टमेंट, भाई गवर्नमेंट ने क्या कहा था कि हम इन्वेस्टमेंट से उठ के कहा जा रहे हैं, कंज्यूमर गुड पे। तो भाई आप इन्वेस्टमेंट पे खर्चा करो ही नहीं, आप कंज्यूमर गुड पे, फिनिश गुड पे खर्चा करो, फाइनल गुड पे खर्चा करो। समझ गए हैं बात को? अब उसने जब आपसे बात पूछी थी ना कि यार इसमें मसला क्या है, वो मसला किधर आ जाएगा, इवैल्यूएशन। पीपीसी इज यूजफुल फॉर शोइंग ट्रेड ऑफ, ट्रेड ऑफ का मतलब क्या होता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कि एक चीज कम हो रही है दूसरी चीज बढ़ रही है। पीपीसी इज यूजफुल फॉर शोइंग ट्रेड ऑफ बट इट ओवर simplifies real world decisions. It does not show whether the allocation benefits all of society or considers inequality and political goals. बेटा पीपीसी क्या बताता है, how resources are allocated between two goods that an economy produces. Allocation, ना वो इनकम की बात करेगा, ना वो इनकम इनइक्वालिटी की बात करेगा, ना वो उसकी बात करेगा कि आगे जाके हमारे पास किस तरीके से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे अफेक्ट आ रहा है या कुछ हो रहा है। वो गवर्नमेंट डिसीजंस की बात नहीं करेगा। तो ये सब इसका ड्रॉबैक है ना भाई। देखो हम लोग सिर्फ रिसोर्स तक लिमिटेड है ना, प्राइसेस की बात करता है, ना इक्विलिब्रियम की बात कर रहा है, ना डिमांड की बात कर रहा है, ना सप्लाई की बात कर रहा है। समझ रहे हैं? It also ignores external factors such as environmental impact and long-term public welfare, which can be more important than just moving along the curve. भाई मैं लेट्स से प्रोडक्ट कंज्यूमर गुड मैंने बढ़ा दिया, कंज्यूमर गुड बढ़ेगा तो मशीनरी ज्यादा ऑपरेट होगी। सही है, ज्यादा पोल्यूशन होगा, ज्यादा मसले मसाइल होंगे। क्या पोल्यूशन यहाँ पे कंसिडर होता है, क्या एक्सटर्नल कॉस्ट यहाँ पे कंसिडर होती है? यानी कि ये सिर्फ रिसोर्स एलोकेशन की बात कर रहा है, ये बाकी एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात नहीं कर रहा। समझे बात? क्लियर है कहानी? कोई मसले वाली बात है बेटा, कोई सवाल पूछना है?
सर ये ट्रेड ऑफ का मतलब अभी तो बताया बेटा, ट्रेड ऑफ का मतलब होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट शो करना कि एक चीज कम हो रही है दूसरी चीज बढ़ रही है। पार्ट बी कहता है असेस वेदर प्रोड्यूसर्स आर द ओनली वंस टू बेनिफिट व्हेन एन इकोनॉमी डिसाइड्स टू एलोकेट एडिशनल रिसोर्सेज टू इन्वेस्टमेंट। बेटा देखो, सवाल में पूछता है कि अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं, क्या प्रोड्यूसर वाहिद बंदा है इसको फायदा होगा? इकोनॉमिक्स में तीन एजेंट्स होते हैं, कंज्यूमर, प्रोड्यूसर एंड गवर्नमेंट। इसको फर्म, हाउस होल्ड, गवर्नमेंट भी लिखते हैं। अगर तो एग्जाम में फर्म, हाउस होल्ड, गवर्नमेंट इधर परेशान मत होइएगा, एक ही बात है, कंज्यूमर, प्रोड्यूसर एंड गवर्नमेंट। उसने कहा कि यार क्या इन्वेस्टमेंट से प्रोड्यूसर को फायदा होगा? बड़ा सिंपल सी, बहुत सिंपल सी इसकी एमएस, बहुत सिंपल एमएस है। आपने प्रोड्यूसर के साथ लिंक किया, प्रोड्यूसर के फायदे नुकसान, कंज्यूमर के साथ लिंक किया, कंज्यूमर के फायदे नुकसान, गवर्नमेंट के साथ लिंक किया, गवर्नमेंट के फायदे नुकसान। सही है, एंड में इवैल्यूएशन एंड कंक्लूजन। अच्छा अब यहाँ पे देखो जरा, उस पे बात 2 मिनट रुक जाए, पहले इस सवाल को देख लो। बेटा देखो, सबसे पहले आप लिखेंगे AO1 AO2 प्रोड्यूसर्स के लिए। आपने पॉजिटिव्स बताए, आपने नेगेटिव्स बताए, बहुत सिंपल है यार, कि सप्लाई बढ़ जाएगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी जब इन्वेस्टमेंट आती है। तो इधर LRAS मत बनाइएगा क्योंकि ये मैक्रो का सवाल नहीं है, ये माइक्रो में टेस्ट हो रहा है। लिख सकते हैं उसके लिए, सप्लाई बढ़ गई, सप्लाई बढ़ेगी, प्राइसेस कम होगी, कंपैरेटिव प्राइसेस हो जाएंगी, एक्सपोर्ट्स बढ़ने के चांसेस हैं, इनोवेशन आएगा, प्रॉफिट आएगा, वगैरह वगैरह, सिंपल बात है। नेगेटिव्स क्या है? कि भाई इन्वेस्टमेंट की इनिशियल कॉस्ट वो कौन देगा? प्रोड्यूसर ही देगा ना वो। प्लस प्रोड्यूसर जब पैसे कमाएगा तो गवर्नमेंट को टैक्सेस भी देगा, तो गवर्नमेंट के लिए टैक्स रेवेन्यू जमा हो जाएगा। एक पॉइंट अभी और आया है कि सर ये जो फर्म्स हैं ये मोनोपोली भी क्रिएट कर सकती हैं, बिल्कुल कर सकती हैं। तो आप मोनोपोली वाला पॉइंट भी यहाँ पे डाल सकते हैं कि भाई वो एक्सप्लॉइट करे और मोनोपोली क्रिएट कर ले, समझे? कंज्यूमर्स के पॉजिटिव्स एंड कंज्यूमर्स के नेगेटिव। बेटा जो भी बात है, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी क्वालिटी पे तो इम्पैक्ट करती है और क्वालिटी को बेहतर ही बनाती है। तो कंज्यूमर्स के लिए क्वालिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। कंज्यूमर, अच्छा प्रोड्यूसर को इन्वेस्टमेंट की वजह से इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिलने का चांस है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिलेगी तो कॉस्ट कम होगी, कॉस्ट कम होगी तो प्राइस कम होगी, तो भाई किसका फायदा आ गया यहाँ पे? समझे? आगे सुनो यार, एक मशीन थी पुरानी घिसी पिटी, वो थोड़ा बहुत ही काम करती थी। अब वक्त के साथ साथ जब से टेक्नोलॉजी आपकी एडवांस हुई है तो एक मशीन एक से ज्यादा काम करने की सलाहियत रखेगी। इसकी मैं मिसाल आपको देता हूँ कि हमारे घर पे जब माइक्रोवेव पड़े हुए, पहले माइक्रोवेव कैसा था कि भाई आप उसके अंदर खाना ही गर्म कर सकते थे। अब माइक्रोवेव कैसे आते हैं, उनमें 100 तरह के ऑप्शंस होते हैं, भाई ग्रिल करना है, स्टीम करना है, क्या करना है, 50 तरह की चीजें आती हैं। तो आपके लिए चॉइसेस क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। हाउएवर बेटा अगर आप शुरुआत में इन्वेस्टमेंट पे खर्चा कर रहे हैं तो आप कंज्यूमर गुड प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, तो कंज्यूमर के लिए शॉर्ट टर्म में मसला आएगा। दूसरी बात, लैक ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन करंट गुड्स। भाई गवर्नमेंट फिर किस पे फोकस करेगी? इन्वेस्टमेंट पे ना, कंज्यूमर गुड पे तो फोकस नहीं करेगी। तो गवर्नमेंट जो जो चीजें खुद दे रही थी, जैसे कि मैं कहूँ एजुकेशन हो गया, इंफ्रास्ट क्या कहते हैं, और ट्रांसफर पेमेंट्स हो गए, या फिर वैक्सीनेशन हो गई, गवर्नमेंट इनको इग्नोर करना शुरू कर देगी। और ये फिर इन दी एंड अफेक्ट किसको करेगा? कंज्यूमर को। कंज्यूमर वाला एजेंट भी हो गया। गवर्नमेंट पे आ जाओ भाई, इन्वेस्टमेंट है, मशीनरी है, एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी, एम्प्लॉयमेंट आएगी, वर्कर्स ट्रेन होंगे, तो फायदा किसको हो रहा है? आपकी इकोनॉमी स्ट्रांग हो रही है, आपके मुल्क में अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रही है, गवर्नमेंट को टैक्स रेवेन्यू मिल रहा है। हाउएवर सबसे बड़ा मसला अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कि भाई जो पैसा हम लोग पहले फिनिश गुड पे लगा रहे थे अब वो हम नहीं लगा सकते। शॉर्ट टर्म पब्लिक स्पेंडिंग ऑन कंज्यूमर गुड गिर जाएगी। भाई गवर्नमेंट वही वाली बात है जो ट्रांसफर पेमेंट कर रही थी टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ इनइक्वालिटी ऑफ इनकम, वो चीज अब कम होना शुरू हो जाएगी और इनइक्वालिटी आपकी बढ़ना शुरू हो जाएगी। यानी कि आपने तीनों इकोनॉमिक एजेंट्स के हिसाब से बातें लिखनी, कम फिर आपने इस तरीके से बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स बताने हैं इन्वेस्टमेंट के। डीमेरिट कहाँ से आ गया यहाँ पे? वो आप इस तरह कह सकते हो बेनिफिट्स में कि यार अगर हम लोग इको फ्रेंडली इन्वेस्टमेंट की तरफ जा रहे हैं तो उससे हमारे पास नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी कम होगी, डीमेरिट गुड नहीं, नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी कम होगी, पोल्यूशन वगैरह कम है। क्या?
पूछ रहे हो? भाई देखो ऐसा है कि पहला लिखा हुआ है कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब क्या है, जब आप मशीन्स लेके आएंगे तो आपको इनिशियल इन्वेस्टमेंट देनी पड़ेगी। पैसा कहाँ से लाएंगे आप? खर्चा है। दूसरा, टैक्सेस। टैक्सेस का मतलब क्या है कि आप जब ज्यादा पैसे बना लेंगे तो आपको गवर्नमेंट को टैक्स भी देना पड़ेगा। तीसरा मसला, आप इन्वेस्टमेंट कर लेंगे तो आप मोनोपोली बन जाएंगे। बेटा ये मोनोपोली का जो ड्रॉबैक है ना, ये फर्म के लिए नहीं है, ये क्या? ये कंज्यूमर के लिए है या गवर्नमेंट के लिए है, ठीक है। हाँ। गवर्नमेंट को हम ये देख सकते हैं कि ये मार्केट की इकोनॉमी भी बन सकती है। इतनी ज्यादा बातें लिखने की जरूरत नहीं। हाँ, कुछ कह रहे, समझ गए? अच्छा सर, वोंट टैक्स रेवेन्यू इंक्रीज, वोंट टैक्स रेवेन्यू इंक्रीज इन द लॉन्ग रन? बेटा जनरली इंक्रीज होगा ना, शॉर्ट रन में भी लॉन्ग रन में भी। ट्रांसफर पेमेंट नाउ यूज टू मेक कैपिटल गुड्स, कंजम्पशन गिरेगा इन शॉर्ट रन। जी बिल्कुल ऐसा ही है आयशा। सर इन पार्ट ए रिड्यूसिंग कैपिटल गुड वुड इवेंचुअली रिजल्ट इन रिडक्शन इन कंज्यूमर गुड टू इन द लॉन्ग रन। जी बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन लॉन्ग रन में तो कंज्यूमर गुड बढ़ेगा ना। खैर पार्ट ए पे मैं वापस आता हूँ, उस पर और भी क्वेश्चन आए हैं। कंक्लूजन पे आए। इवैल्यूएशन कहता है प्रोड्यूसर्स में गेन द मोस्ट इन द शॉर्ट टर्म थ्रू इंक्रीज प्रॉफिट्स। कहता है यार प्रोड्यूसर्स हो सकता है कि बहुत ज्यादा गेन करें शॉर्ट टर्म के अंदर थ्रू इंक्रीज प्रॉफिट्स। इन्वेस्टमेंट अगर बढ़ेगी तो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, सही है। बेटर टेक्नोलॉजी एंड लोअर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये बात तो जायज है, हम लोगों ने पढ़ी है। However, consumers can also benefit in the long term if investment leads to better quality goods, lower prices and more availability. मैंने कहा कि यार however कंज्यूमर लोगों को भी लॉन्ग रन में फायदा होगा अगर आपके पास क्या कहते हैं, क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है, प्राइसेस कम हो जाती हैं और आपकी अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ जाती है। The government may benefit too through higher future tax revenues and more job creation. Investment आएगी, job creation होगी तो गवर्नमेंट को भी फायदा होगा. But these benefits depend on how effectively the resources are used and whether the investment supports national goals. ये सब बातें किस पे डिपेंड करती हैं कि आप इन्वेस्टमेंट को किस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, किस तरीके से उसको यूटिलाइज कर रहे हैं, और वेदर ये आपके नेशनल गोल्स को अचीव कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा। वेदर, ये जो वेदर है इसकी स्पेलिंग बेटा याद कर लो, आप लोग मौसम वाला वेदर लिख देते हैं, ये जरा ख्याल करें अंग्रेजी बेसिक। कंक्लूजन, इन अ वेल प्लान्ड इकोनॉमी इन्वेस्टमेंट शुड बेनिफिट नॉट जस्ट प्रोड्यूसर्स। उसने सवाल में क्या कहा था कि क्या सिर्फ प्रोड्यूसर को फायदा होगा? मैंने कहा कि भाई सिर्फ प्रोड्यूसर को फायदा नहीं होगा, बट ऑल्सो कंज्यूमर्स एंड गवर्नमेंट। ये कंज्यूमर को भी फायदा देगा, ये प्रोड्यूसर को भी फायदा देगा, ये गवर्नमेंट को भी फायदा देगा। मेकिंग द ओवरऑल इम्पैक्ट ब्रॉडर एंड मोर बैलेंस्ड। कहता है जी ओवरऑल इम्पैक्ट जो है इसको आपको और बेहतर करेगा, वेल बैलेंस्ड रखेगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट तीनों को बेनिफिट देता है, सिर्फ एक पे लिमिट नहीं करता। समझ गए हैं बात को? क्लियर है पूरी कहानी? कोई सवाल है बेटा ऑनलाइन, कुछ पूछना है आप लोगों ने? अच्छा, आप जो पार्ट ए का मुझसे कोई क्वेश्चंस पूछ रहे थे, मैं वो देख लेता हूँ। Several investment reduce balance of payment and BOT as exports will decrease of consumer good. बेटा देखो वही वाली बात है, आप लोग सेक्शन बी कर रहे हो कि सेक्शन सी कर रहे हो? आप लोग सेक्शन बी कर रहे हैं तो आपको इतना ज्यादा सेक्शन सी में इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है, आपको इतना ज्यादा बैलेंस ऑफ ट्रेड वगैरह की बात करने की जरूरत नहीं है। अच्छा sir, won't resources moving more towards potential show a better standard of living and better employment? but बेटा आपका एक्चुअल तो बढ़ ही नहीं रहा ना इस क्वेश्चन में, वो तो आपसे रिसोर्स एलोकेशन पूछ रहा है। रिसोर्स एलोकेशन का मतलब होता है मूवमेंट। अगर वो कहता कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, अगर वो कहता वेस्टेज कम हो रही है या इनएफिशिएंसी कम हो रही है, तब आपके पास जो आपका एक्चुअल पॉइंट है ना, वो ऐसे इंक्रीज हो रहा होगा, ठीक है, तब आपका एक्चुअल पॉइंट ऐसे आगे बढ़ रहा होगा। उसने यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट वगैरह की बात नहीं की, उसने कहा कि रिसोर्स एलोकेशन पे क्या इफेक्ट है, समझे? अच्छा, व्हाट्स डिक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? बेटा इसके लिए आपको नोट्स देखने पड़ेंगे। सर वोंट टैक्स रेवेन्यू इंक्रीज इन द लॉन्ग रन? अच्छा ये तो हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। सर रेट मार्केट में जो क्वेश्चन का सेकंड पार्ट होता है वो भी एनालिसिस का पार्ट नहीं होता बेटा, डिपेंड करता है। जैसे इस सवाल के अंदर उसने आपसे बोला हुआ ड्रॉबैक बता दें, तो वो ड्रॉबैक जो है वो आपका इवैल्यूएशन के साथ लिंक कर रहा है कि यार क्यों पीपीसी इतना इफेक्टिव नहीं होता चीजों को बताने में। समझ रहे हैं बात को? क्लियर है?
सो नॉर्मल डिमांड और सप्लाई के जो ग्राफ बनते हैं उनमें स्ट्रेट लाइन बनेगी या फिर फ्री हैंड से ग्राफ बनाएंगे? बेटा स्केल यूज करेंगे, आप पेंसिल स्केल यूज करेंगे, स्ट्रेट लाइंस बनाएंगे। और कोई सवाल? जी समीर, इस वाले में ये बी वाला, हाँ 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 बिल्कुल। वो ये मेरे ख्याल में अजान ने भी ये बात की थी नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी वाली। नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी के लिए बेहतर जगह पता है कौन सी है? गवर्नमेंट स्पेंडिंग वाली, गवर्नमेंट वाली। क्योंकि बेटा जब वो नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी आती है ना, वो पूरी इकोनॉमी के लिए आती है, वो सिर्फ कंज्यूमर या सिर्फ प्रोड्यूसर के लिए नहीं आती। अगर फैक्ट्री से पोल्यूशन हो रही है ना, तो सिर्फ कंज्यूमर अफेक्ट नहीं हो रहा, हर बंदा अफेक्ट होगा उससे। और कोई सवाल? डू वी नीड टू शो प्रोड्यूसर कंज्यूमर सरप्लस इंक्रीज डिक्रीज? बेटा वो फिर आप जब इक्विलिब्रियम बना रहे होंगे। अच्छा अब ये सवाल आया है, अगर एक क्वेश्चन आता है जहां पे वो कहता है एक्सप्लेन यूजिंग डायग्राम व्हाट विल हैपन टू मार्केट इक्विलिब्रियम इफ देयर इज अ शिफ्ट इन डिमांड। देखो उसने क्वेश्चन आपका लिंक कर दिया मार्केट इक्विलिब्रियम पे। जब वो स्पेसिफिकली आपको मेंशन कर देना मार्केट इक्विलिब्रियम, आपने कंज्यूमर सरप्लस ही बताना है, प्रोड्यूसर सरप्लस ही बताना है, रेवेन्यू भी बताना है, हर चीज बताना है। लेकिन जैसे ये वाला क्वेश्चन है यहाँ पे मार्केट इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन हम लोग इन्वेस्टमेंट की डायग्राम बना रहे हैं। तो यहाँ पर आप ना भी बताओ तो इतनी कोई टेंशन नहीं है, लेकिन बेहतर है बता दिया तो। ठीक है सर, पेपर में डायग्राम जी बेटा पेंसिल से ही बनानी है आपने डायग्राम। और कोई सवाल? क्लियर है? डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज वो फिर इकोनॉमी के अंदर आ जाएगा, गवर्नमेंट के पॉइंट। तो बेटा आप लोगों का आज हम लोगों ने सेक्शन बी किया, नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह सेक्शन सी करेंगे इसका। ठीक है, थर्सडे को पेपर है ना आपका, सैटरडे को करेंगे। ठीक है, नेगेटिव अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड डिक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं बेटा आना। सर ये पेपर कौन सा है? 2023 का पेपर है, 2025 का पेपर है, वेरिएंट 23। 2024 का सॉरी।